हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर एचआरएम। तो 4-5 दिनों में आप लोगों का एग्जाम है, तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें बिल्कुल करके जाने चाहिए। तो ये जो लास्ट मिनट टिप्स का जो वीडियो रहेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत बड़ा नहीं, मैं कोशिश करूंगी 8 से 10 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट करने का। आप इस वीडियो के हर स्टेप को जो मैं आपको बताऊंगी, जो जो चीज़ आपको करनी चाहिए, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका 65-70 मार्क्स आ सकता है, और वो भी एक वीक में। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 3 महीना 4 महीना। एचआरएम एक हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। वो इसलिए है क्योंकि जो एचआरएम है इसमें हमें, जैसे अगर आप बुक की बात करो तो 600 या 700 पेजेस की आपकी बुक है, ठीक है। इसमें ये जो एचआरएम है इसमें मैं आपको चैप्टर्स वाइज नहीं बताऊंगी कि ये चैप्टर्स कर लीजिए, ये मॉड्यूल कर लीजिए। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी। उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ कि मैं आपको टॉपिक वाइज क्यों बताऊंगी। उसका ये रीजन है कि कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर उन टॉपिक्स को भी कर लेंगे ना तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। इससे पहले मैंने आपके जो 4 सब्जेक्ट की जो वीडियोस बनाई थी लास्ट मिनट टिप्स, वहां मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे, कुछ मॉड्यूल्स बताए थे, किसी में टॉपिक्स बताए थे। पर सिर्फ एचआरएम ही एक ऐसा वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी। और उसका कारण ये है कि इसमें जो चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 25 चैप्टर्स है आपके एचआरएम में। तो 25 जो चैप्टर्स आपके एचआरएम में, इन 25 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स आपका 40 पेज का है, कुछ चैप्टर्स आपका 50 पेज का है, कुछ 30 पेज का है। तो ये जो 50 पेजेस में आपका एक चैप्टर कवर हो रहा है, किसी केस में 30 पेजेस में आपका एक चैप्टर कवर हो रहा है, तो इन 50 पेज में सारे के सारे पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भले ही एक चैप्टर को कवर कर रहा है 30 पेज, 40 या 50 पेज, लेकिन वो सारे के सारे पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से कुछ टॉपिक्स ही हमारे इंपॉर्टेंट है। तो 50 पेज में शायद हो सकता है कि 5 पेज का या मैक्सिमम 7 पेज का टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट हो, बाकी के जो 43 पेजेस है वो आपके लिए वेस्ट हो, उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हो। तो इसीलिए एचआरएम के केस में आपको टॉपिक वाइज ही बताने वाली हूँ, पेजेस वाइज नहीं बताने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी अननेसेसरी चीजें पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें उस चीज का भी आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं, एचआरएम का कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ, ज्यादातर ये आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे। यानी ये आपके दिसंबर 2023 या उससे पहले जून में जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो उनसे आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको मैं सारा मटेरियल बताऊंगी कि कहाँ से आपको पढ़ना है, या मैं आपको वीडियोस बताऊंगी कि कहाँ से आपको सारा कुछ देखना है, ताकि आपका ये आसानी से क्लियर हो जाए। तो लास्ट टाइम जो है जो अगर मैं एक एवरेज मार्क्स की बात करूँ, जो हमने ग्रुप्स में भी देखे थे कुछ पर्सनल मैसेज, तो मुझे ऐसे कुछ मैसेजेस आए थे। एक 77 मार्क्स का मैसेज था कि 77 मार्क्स से क्लियर हुआ, एक 70 मार्क्स, एक 60 मार्क्स। तो यानी मतलब जनरली कुछ एग्जाम काफी डिफिकल्ट होते हैं तो वहाँ पे 60-50 इस तरह का रेंज देखने को मिलता है। पर एचआरएम के केस में मुझे 60-70 इस तरह का रेंज देखने को मिला, 77-80। तो 60 से 80 रेंज के बीच में बहुत सारे मार्क्स थे। तो इसका ये मतलब हुआ कि पेपर लास्ट टाइम एक तरीके का एवरेज था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। लास्ट टाइम का जो आपका एग्जाम हुआ था एचआरएम का, उसमें बहुत सारी 7 से 8 केस स्टडीज पूछी गई थी, और केस स्टडीज भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। मतलब क्या था, पूरा पैसेज था एचआरएम के, किसी टॉपिक के ऊपर पैसेज था और उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा ठीक है, अगर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं पैसेज में किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, तो आप उस पैसेज को पढ़ के आप उनके आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के 7 से 8 केस स्टडीज आपकी पूछी गई थी एचआरएम के एग्जाम में। नेक्स्ट चीज, मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की जो है पीडीएफ अवेलेबल कराई है, ठीक है। एमसीक्यूज की पीडीएफ अवेलेबल है। 8 के आसपास 7 to 8 पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और 8 पीडीएफ में अप्रोक्सीमेटली 450 के आसपास क्वेश्चंस है। तो इस पीडीएफ को लेके, ये मैंने अभी नई नहीं बनाई है, ये पीडीएफ मैंने पिछले बार ही आपके लिए क्रिएट की थी, कुछ क्वेश्चन ही मैंने इस पर ऐड किए। तो इस पीडीएफ को लेके काफी अच्छे कमेंट्स आए थे। कुछ बैंकर्स ने इस पीडीएफ को लेकर स्पेशली ये बोला था कि काफी सारे क्वेश्चंस इस पीडीएफ में से आए थे। उसका रीजन ये है कि मैंने आपकी जो बुक है एचआरएम की, सिर्फ उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से पीडीएफ बनाई थी, और इस पीडीएफ को लेकर पॉजिटिव एक अच्छा रिव्यू मिला था। तो ये जो पीडीएफ आपको 2 हैंड्स की आप में मिल जाएगी, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके ये जो 7 से 8 पीडीएफ है इसको देखिए, इसमें 450 के आसपास क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। इस केस में आपको एचआरएम का बुक कुछ भी रेफर करने का जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। तो आप ये जो 450 पेज की जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है, 450 क्वेश्चन की जो पीडीएफ बताई है, उनको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही वीडियो है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रखा है, नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे।
तो डेफिनेटली आप इस पीडीएफ को देखिए। आपके पास भले ही एचआरएम की बुक है, उसको आप साइड कर दीजिए। अभी आपको एचआरएम की बुक नहीं देखनी, क्योंकि इतनी मोटी बुक है, उसमें 600-700 के आसपास पेजेस है। आपको नहीं मालूम कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। 4-5 दिन में वो बुक आपका कुछ भी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। तो आप उसको छोड़ दीजिए और आप ये जो मैंने 450 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट काम मैंने एमसीक्यू की वीडियोस अवेलेबल कराई है, ठीक है। 16-17 के आसपास वीडियोस और 3-4 मैं और अवेलेबल करा दूंगी एग्जाम तक, तो 20 के आसपास आपकी वीडियोस हो जाएंगी। तो इन एमसीक्यू की वीडियोस आपको टू हैंड्स की ऐप में भी मिल जाएंगी या यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये जो 20 वीडियोस है, इन 20 वीडियोस में मैंने क्या किया कि जो मैंने आपको 450 क्वेश्चन बताया ना, इन्हीं 450 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे क्वेश्चन, उसी का मैंने 20 वीडियोस बनाए, 17 या 16 वीडियोस बनाए अभी, ठीक है। तो अगर आप इन वीडियोस को देख के अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा पीडीएफ समझने में, क्योंकि जो जो टर्म्स काफ़ी डिफिकल्ट थी या जो टॉपिक्स डिफिकल्ट थे, तो उसी टॉपिक के ऊपर मैंने आपकी एमसीक्यूज की जो है वीडियोस बनाई है। तो उनको देख के अगर आप ये लोग 450 अगर उन वीडियोस को देख के अगर आप लोग ये 450 वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। पहला मैंने आपको बताया एमसीक्यू, जिसमें आपको 8 के आसपास पीडीएफ मिलेंगी, और वो आप लोगों को कहाँ मिलेंगी, वो आप लोगों को मिलेंगी 450 जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेगी टू हैंड्स ऐप में, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया एमसीक्यू का वीडियोस, जो कि 16 के आसपास है, 16 के आसपास वीडियोस है। एग्जाम टाइम तक आपको 3-4 वीडियोस और मिल जाएगा, तो 20 वीडियोस जो कि आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ही कवर करेगा। तो ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम होता है तो डेफिनेटली आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू को जरूर कीजिए, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगी। आपके एग्जाम तक ये बिल्कुल फ्री है, तो इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट कुछ भी नहीं देना। तो चैप्टर वाइज जो मेरा जो एमसीक्यू है वो मैंने अभी अपलोड नहीं किया, लेकिन 1-2 दिन में आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये वीडियो आपकी अपलोड होगी तब तक आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू में एटलीस्ट मॉड्यूल ए या मॉड्यूल बी तक का जो है आपको जो है मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज जो आपके एमसीक्यू है उसका मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी आपके एग्जाम टाइम तक पूरी की पूरी बुक के जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाए, बट एटलीस्ट जो जो अपलोड होते जा रहे हैं उनको आप जरूर दीजिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यू से ये आपको फायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि इस चैप्टर में से कितने इंपॉर्टेंट है। किसी चैप्टर में 30, किसी में 40, किसी में 50, डिपेंड करता है कि किस टाइप का चैप्टर था। तो वो आपको काफ़ी सारे जो है एमसीक्यू मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो उनको आप जरूर दीजिए। और सबसे अच्छी बात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपका कुछ वैसे इसमें लॉस तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली आप उनको दीजिए। तो ये हो गई आपकी 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको एग्जाम के लिए बताई है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एचआरएम का मैंने चैप्टर वाइज वीडियो अभी नहीं बनाया। उसका कारण ये था कि जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की तो मैंने देखा कि बहुत सारे चैप्टर्स में जैसे 30 पेज है, 40 पेज है, पर उसमें बहुत सारा जो कंटेंट है वो वेस्ट है। वेस्ट इन द सेंस कि उसमें से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। वो बस एक तरीके का स्टोरी, इस तरीके का हिस्ट्री, इस तरीके का मुझे टॉपिक दिखा, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो टाइम मैं आपको चैप्टर वाइज जो वीडियोस में दे रही हूँ, तो बेटर है कि मैं अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको छाट के पहले उनका एमसीक्यू बना देती हूँ, और उसके बाद उस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में से जो मेरे को और इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उनका मैं एमसीक्यू वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। तो ये एमसीक्यू मैंने बनाया आपका 450 क्वेश्चन, जो मैंने आपको स्टेप 1 बताया। एमसीक्यू वीडियो जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको स्टेप नंबर 2 बताया, ठीक है। इनका वीडियो देखिए, इस एमसीक्यू को कीजिए, इनसे आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो है चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो ये आपके एचआरएम के लिए मोर देन एनफ है। बस आप इनकी तैयारी अच्छे से कीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको समझिए, अच्छे से कीजिए, और उससे आपका एग्जाम हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, काफी सारे टॉपिक आपको जो 450 क्वेश्चन आपको बताए थे उसी में आपको मिल जाएंगे। तो आपको कहीं इधर उधर उन टॉपिक्स के लिए जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसको लेकर ऑलरेडी एक पॉजिटिव रिव्यू, 2-3 रिव्यूज थे, जिसमें बैंकर्स तो जिन्होंने सीआईबी क्लियर किया उन्होंने खुद लिखा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन एमसीक्यूज जो पीडीएफ है वहाँ से मिले, यानी इन 450 क्वेश्चंस की और पॉजिटिव रिव्यू दी गई थी। तो आप इस पे बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन था उसकी बात कर लेते हैं। एक केएम मॉडल है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और DIKAR इस टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था, और जोहरी विंडो, ये वो टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है। 7-8 तो केस स्टडीज थी आपकी, और कुछ जो टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस थे, तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स लिख के दिए हैं। जोहरी विंडो के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछते ही 2-3 नंबर का इसमें से आ जाता है, तो काफी इजी टॉपिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था आपके
जॉन पी कॉटर्स 8 स्टेप। तो इन्होंने जो जॉन पी कॉटर थे इन्होंने 8 स्टेप्स दिए थे, ठीक है। इन्होंने बताया था कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी चीज को तो उसके लिए आपको 8 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो जॉन पी कॉटर का जो मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। एरिस्टोटल वर्चुअल थ्योरी, इसके ऊपर भी आपका टॉपिक जो है क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ठीक है। एरिस्टोटल वर्चुअल थ्योरी। नेक्स्ट हमारा ग्रुप नॉर्म। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं? ग्रुप नॉर्म्स वाले टॉपिक में से भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, तो इनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इनफॉर्मल ग्रुप्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रीफॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर। रीफॉर्मेटिव थ्योरी, इन क्वेश्चंस के लिए सारे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और ये आपके दिसंबर 2023 में पूछे गए थे। इनके लिए आपको कहीं भी ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको 450 क्वेश्चंस बताए ना, उन्हीं में आपको सारे मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो आपका पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट आया था ना 1972 में, तो ये जो एक्ट था इसका क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इस एक्ट के ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है और इसके टाइप, नॉलेज मैनेजमेंट एंड इट्स टाइप, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया था। मैनेजमेंट एंड इट्स टाइप्स, इट्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 10C ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। 10C ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको परेशान नहीं होना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारे क्वेश्चंस आपको 450 जो मैंने क्वेश्चंस बताया वहां आपको मिल जाएंगे, तो इधर उधर आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा हर्शबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, तो इस हर्शबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 2 फैक्टर थ्योरी, ये थे हमारे फ्रेडरिक, इनका फुल नाम था फ्रेडरिक हर्शबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। तो इस टॉपिक में भी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक था आपका ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के ऊपर। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ये क्या होता है, इसके ऊपर भी आपका टॉपिक पूछा, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आपका RAKID जो मॉडल है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये मॉडल, ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबकी फुल फॉर्म है और ये क्या क्या होता है, R का मतलब क्या है, A का क्या मतलब है, K का, I का, D का, ठीक है। तो इन सब के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीन HRM क्या होता है, ग्रीन HRM क्या होता है, तो इसके ऊपर टॉपिक था आपका, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो ग्रीन HRM मतलब हम HRM वाली एक्टिविटीज करें पर उससे जो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे। जैसे आपका इंटरव्यू हो रहा है या रिटर्न एग्जाम हो रहा है, तो रिटर्न एग्जाम के लिए आपका पेपर ना यूज करके आप क्या कर रहे हैं कि सिस्टम में लैपटॉप ही हम एग्जाम दे रहे हैं, तो जिससे पेपर वेस्टेज ना हो और हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। या फिर अगर आपका इंटरव्यू भी हो रहा है तो फोन कॉल के थ्रू ऐसे हो रहा है ताकि आपको किसी कार या किसी थ्रू से किसी लोकेशन आपको ना पहुंचनी पड़े इंटरव्यू के लिए, तो इससे क्या कर रहे हैं कि कार्बन इमिशन को हम कम कर रहे हैं। तो ग्रीन आचरण का यही मतलब है कि जो भी आप HR की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आप नेचर को कम से कम हार्म पहुंचा रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है ग्रीन HRM। ग्रीन HRM के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रांसलेशनल लीडरशिप के बाद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, तो इस टॉपिक के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रेड यूनियन एक्ट 1976 का जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, इस टॉपिक के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट
एक्ट 1947, यानी जो अलग अलग एक्ट बने थे ना, जैसे अलग अलग जो एक्ट आपके दिए हैं एचआर में, तो ये सभी की जो एक्ट है इनके बारे में आपको एक एक दो दो लाइन का मालूम होना चाहिए कि एक्ट क्या है क्या नहीं है। तो इन एक्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, तो 1946 इसी से एक साल पहले आया था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो इस टॉपिक के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मोटिवेशन की अलग अलग थ्योरीज दी गई थी अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो वो मोटिवेशनल जो थ्योरीज थी, मोटिवेशन की जो थ्योरीज थी, तो इन थ्योरीज के ऊपर भी कई क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो ये थ्योरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। VUCA, इस टॉपिक पे भी आपका क्वेश्चन पूछा था। VUCA इसकी फुल फॉर्म के ऊपर आपका क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बना था। टोटल क्वालिटी कंट्रोल। HRM, HRM के ऊपर, HRM एज ए स्ट्रेटेजिक, इसके ऊपर केस स्टडीज था। एम्प्लॉय एट्रिशन, एम्प्लॉय एट्रिशन इस टॉपिक के ऊपर भी केस स्टडी था। जैसे मैंने आपको बताया ना 7 से 8 केस स्टडी था। तो HRM एज ए स्ट्रेटेजिक और एम्प्लॉय एट्रिशन इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। सो एम्प्लॉय एट्रिशन के ऊपर पूरा 5 नंबर का केस स्टडी था। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाना, ताकि आपको अगर केस स्टडी मिले दोबारा तो आप आसानी से उनके आंसर्स दे सके। अगर हमें क्वेश्चन मालूम रहेगा तो वो ईजी रहेगा, ठीक है। अगर हमें टॉपिक मालूम रहेगा तो हम क्वेश्चंस को आसानी से दे सकते हैं। रूम थ्योरी, इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया था। लर्निंग किस तरीके से होती है उसके ऊपर पूरा का पूरा केस स्टडीज था। तो लर्निंग वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर भी आपको केस स्टडी मिलेगा, तो आप उस तरह से जा सकते हैं। पॉश एक्ट क्या होता है, इस एक्ट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये वाला अभी आपको टॉपिक करके जाना चाहिए अच्छे से। और कोविड के दौरान क्या हुआ था कि जो आईटी सेक्टर है ना, वहाँ पे उन्होंने जो आईटी इंडस्ट्रीज है, तो उन्होंने स्पेशली जो है बहुत सारे आईटी इंडस्ट्रीज ने वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो उसका फायदा क्या था, तो उनसे जो उनकी ऑपरेशन कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और जो कंपनी उनको तो बहुत फायदा हो कि उनके ऑपरेशन कॉस्ट ये सब खर्चे जो वजह से, मान लीजिए आईटी जो इंडस्ट्रीज है उनका, अगर उन्होंने रेंट पे ली तो उनको रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एसी बिल है, तो बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं। तो वो सारे खर्चे कंपनी के बचने लगे। और इसे जो एम्प्लॉय है जो उनको भी बहुत फायदा हुआ, जो काम करते हैं, कि उनको जो, जैसे आप बैंगलोर जैसे एरिया को आप देख लीजिए, वहाँ कितना ट्रैफिक होता है। तो 1-2 घंटा पहले उनको निकलना पड़ता था सुबह और शाम को। तो उनका जो टाइम है वो 2-3 घंटा सेफ हो गया। तो उसकी वजह से उस टाइम को वो अपना किसी अपने पर्सनल पर्पज के लिए या अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके उस टाइम को अच्छे से वो यूटिलाइज कर सकते, तो उसका उनका आउटपुट भी काफी अच्छा बढ़ा। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशंस थी। तो स्पेशली आईटी इंडस्ट्रीज है तो उसको कोविड के बाद स्पेशली वर्क फ्रॉम होम को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इंडस्ट्रियल कोड 2020, इंडस्ट्रियल कोड 2020, तो ये टॉपिक भी आपका पूछा गया था, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट टाइम जो हमारा टू हैंड्स का जो चैनल है, टू हैंड्स का टेलीग्राम जो ग्रुप है, उस टू हैंड्स के टेलीग्राम ग्रुप में हमारे एक बैंकर्स फ्रेंड है जिनका नाम है दीपक राणा, उन्होंने ये जो है कमेंट लिखा था। और एक और 2 कमेंट्स और थे जो आपको टू हैंड्स के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, कि काफी सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस केम फ्रॉम टू हैंड्स नोट्स। तो टू हैंड्स के जो मैंने आपको 450 क्वेश्चन दिए ना, तो उसको लेकर उन्होंने एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट किया था, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो 450 क्वेश्चन है, ये मेरे को बस एक ही नाम याद है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। कुछ और कमेंट्स पर्सनल मैसेज में थे, कुछ यूट्यूब में थे, कुछ टू हैंड्स की ऐप में पर्सनल थे, और कुछ टेलीग्राम में। तो ये मैंने आपको टेलीग्राम वाला बताया, जिसको आप जाके खुद भी आप लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा और पॉजिटिव कमेंट 2-3 लोगों ने इन क्वेश्चन आंसर्स को लेके किया था। तो इन पे आप बिलीव कर सकते हैं। और जो है आपके पास टाइम बहुत ही कम रह गया, तो इतने कम टाइम में जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, जो स्ट्रैटेजीज बताई है लास्ट मिनट की, इनको आप जरूर करके जा सकते हैं। लास्ट मैंने आपको जो जो टॉपिक्स बताए, ये जो 4-5 जो स्लाइड्स में हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स देखे, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इन टॉपिक को आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें से 95% तक जो टॉपिक है आपको वही 450 जो क्वेश्चन है वहीं से मिल जाएंगे। तो इससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू हैंड्स के आप लोग डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन को अवेल कीजिए। और ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।